हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड करती है प्रोसेस के क्वालिटी पे, और प्रोसेस का क्वालिटी डिपेंड करता है कि उसमें हमने कैसे कंट्रोल लगाए हुए हैं। और हमें पता है कि हम कंट्रोल कैसे लगाते हैं, जब हम डेटा मॉनिटरिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और डेटा मैनेजमेंट करने के बाद हम कुछ एक्शन करके कंट्रोल लगाते हैं। और डेटा कलेक्शन हम कैसे करते हैं, कोई ना कोई मेजरमेंट सिस्टम से, किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से। और इस इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी यदि अच्छा होगा तो हमारा डेटा कलेक्शन अच्छा होगा, डेटा कलेक्शन अच्छा होगा तो हमारे प्रोसेस में कंट्रोल अच्छा लगेगा, और प्रोसेस में कंट्रोल अच्छा लगेगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाएगी। वैसे तो प्रोडक्ट क्वालिटी के बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है मेजरमेंट सिस्टम। कि मेजरमेंट सिस्टम में दो तरीके के बायस होते हैं। पहला हमारा लोकेशन एरर है और दूसरा हमारा स्प्रेड एरर है। लोकेशन एरर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी है। अभी आप समझिए कि एक्यूरेसी तीन तरीके के होते हैं। पहला है बायस, दूसरा है लिनियरिटी और तीसरा है स्टेबिलिटी। और स्प्रेड एरर जो है वो दो तरीके के होते हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। आप एरर का मतलब क्या समझते हैं? एरर का मतलब है कि जो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, जिसे हम मास्टर इंस्ट्रूमेंट से चेक किया है, वो हमारा ट्रू वैल्यू है, और उसके अगेंस्ट में जो हमने मेजर्ड वैल्यू लिया, वो दोनों के बीच का गैप, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, वो हमारा गैप निकल के आ जाएगा। कि सपोज वो कि मिनिमम माइनस में गैप आ रहा है या मैक्सिमम में गैप आ रहा है, वही एरर परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि मास्टर जो इंक्रीमेंट है वो ट्रू वैल्यू दे रहा है, और जो हमारा ऑब्जर्वेंस वैल्यू है, वो ऑब्जर्वेंस डेटा है, वो हमारा ऑब्जर्वेंस है, उसमें कुछ ना कुछ एरर परसेंटेज मिला हुआ है। तो आप समझते हैं कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो है वो दो तरीके का एरर शो करता है। पहला एरर है लोकेशन एरर और दूसरा एरर है स्प्रेड एरर। लोकेशन एरर को हम एक्यूरेसी एरर भी कह सकते हैं और स्प्रेड एरर को हम प्रिसीजन एरर भी कह सकते हैं। लोकेशन एरर तीन तरीके के होते हैं, बायस, लिनियरिटी एंड स्टेबिलिटी। और स्प्रेड एरर जो है वो दो तरीके के होते हैं, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। हम सभी जानते हैं कि जब हम लोकेशन एरर को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो हम चेक करवाते हैं अपने थर्ड पार्टी से, जो हमें इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करने के लिए आता है। वो हमारा इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन किस बेसिस पे करता है? पहले तो वो हमारा बायस निकालता है कि हमारे डेटा में बायस कितना आ रहा है, देन उसकी डेटा के इंस्ट्रूमेंट की लिनियरिटी चेक करता है, देन उसकी स्टेबिलिटी चेक करता है। ये तीनों तरीके से वो हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन है कि इंस्ट्रूमेंट कैपेबल है कि नहीं इंस्ट्रूमेंट चेक करने के लिए, डेटा चेक करने के लिए, या फिर नहीं है, वो हमें एरर परसेंटेज बता देता है। ठीक उसी तरीके से हम इंटरनल MSA मेजरमेंट सिस्टम का कैपेबिलिटी जानने के लिए गेज RNR चेक करते हैं, उसकी रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। तो ठीक, हम जानेंगे इसके बारे में आगे। तो आप ये समझ गए, इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो लोकेशन एरर जो है वो कैलिब्रेशन का पार्ट है, और जो गेज RNR है वो हमारे MSA का पार्ट है। इस तरीके से दोनों तरीके के एरर को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं आगे कि व्हाट इज मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस। मेजरमेंट सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, किसी भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम अपने कंट्रोल के डेटा को चेक करते हैं, मेजर करते हैं, वो हमारा मेजरमेंट सिस्टम है। अब मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस क्या है? मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस ये है कि हम मेजरमेंट सिस्टम में एरर आइडेंटिफाई करते हैं और उसे एलिमिनेट करते हैं, और अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने मेजरमेंट सिस्टम को इतना अप टू डेट करते हैं कि वो हमें कुछ आउटपुट दे सके प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाने के लिए। तो वो हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस है। देन दूसरा जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजरमेंट सिस्टम। गुड मेजरमेंट सिस्टम के प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं? हम दो मेन प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे हमेशा। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजरमेंट सिस्टम। गुड मेजरमेंट सिस्टम के दो प्रॉपर्टीज मेनली हैं। पहला है 10 to 1 रूल। इट मीन्स यदि आपके इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करना चाह रहे हैं MSA करने के लिए, तो जो आपका प्रोडक्ट का डेटा का रेंज है, वो रेंज का 10वां हिस्सा होना चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। अभी आप समझ गए कि इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होना चाहिए वो हमारे रेंज का 10वां हिस्सा होना चाहिए। ये हमारा पहला गुड प्रॉपर्टीज़ हुआ। एंड जो हमारा दूसरा गुड प्रॉपर्टीज़ है, कॉमन कॉज वेरिएशन होना चाहिए। आपने हमारे चैनल पे यदि SPC स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ देख लें। वहाँ पे हमने बहुत डीपली तरीके से समझाया कि कॉमन कॉज वेरिएशन और स्पेशल कॉज वेरिएशंस क्या है। तो यदि हमारे पार्ट में जो हम सैंपल ले रहे हैं MSA करने के लिए, यदि वो उसमें
यदि कोई कॉमन कॉज वेरिएशन ही है, यदि वो स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर है, जो हमारे कंट्रोल लिमिट है उसके अंदर में डेटा है, तो हम उसका एमएसए करेंगे। यदि उस स्टैंडर्ड लिमिट से बाहर का कोई डेटा है, रिजेक्शन पार्ट है या फिर कोई डैमेज पार्ट है, सेटिंग का पार्ट है, तो उसका हम एमएसए नहीं करेंगे, ओके पार्ट का ही हम हमेशा एमएसए करेंगे। ये आप जान गए हमारे गुड मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के सम प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देन हम जाते हैं व्हाट इज एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी और प्रिसिशन हम इस तरीके से समझते हैं कि एक शूटर है, बंदूक शूट करता है और वहाँ देखते हैं कि उसको टारगेट मिला हुआ ये प्लस का निशान। यदि वो उसे शूट करने के लिए 5 राउंड मिले हुए हैं तो वो 5 राउंड यहाँ पे शूट करता है, 1 2 3 4 5। अभी हम ये समझते हैं कि ये जो डेटा है ये एक्यूरेट नहीं है। जहाँ पे उसे पंच करना चाहिए था, जहाँ पे उसे शूट करना चाहिए था, उसने वहाँ शूट नहीं किया है, वो बाउंड्री लाइन पे शूट किया है। लेकिन इसका डेटा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका डेटा प्रिसाइज है। प्रिसाइज कहने का मतलब ये है उसके हर बार के जो शूट है, प्रिसाइज कहने का मतलब ये है कि उसका हर बार का जो शूट है वो उसकी जो दूरी है, उसके बीच की जो दूरी है, पहला शॉट, दूसरा शॉट और तीसरा शॉट, चौथा शॉट और 5वें शॉट के जो आपस में जो दूरी है वो बहुत कम है। इट मीन्स कि उसका जो शॉट है वो प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। जहाँ पे मारना था वहाँ नहीं मार रहा है, लेकिन जहाँ मार रहा है वो एक ही जगह पे मार रहा है। क्लियर है? जो शूट कर रहा है, जहाँ शूट कर रहा था वहाँ शूट नहीं कर रहा है, जहाँ शूट करना था वहाँ शूट नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ शूट कर रहा है, बार बार एक ही जगह पे शूट कर रहा है। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये जो डेटा है वो एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं है। आप ये देख रहे हैं ये जो डेटा है वो एक्यूरेट है पर प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 2 डेटा के बीच में इतनी दूरी है। आप ये देख रहे हैं इसके 2 शॉट के बीच में बहुत सारी दूरी है, इस कारण से ये डेटा जो है वो एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है, प्रिसाइज नहीं है। आप कुछ डेटा ऐसा देखते हैं कि ऐसा है, अब उसने शॉट मारे, ये इस तरीके से उसने शॉट मारे हैं, एक शॉट यहाँ, एक शॉट यहाँ, एक शॉट यहाँ, मतलब इसका डेटा ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। आप एग्जांपल से समझ लीजिए। ठीक उसी तरीके से हम देखते हैं कि एक शॉट मारने के लिए दिया गया है और वो डेटा इधर मार रहा है, तो ये जो डेटा है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीशन क्या है। सपोज कि ये हमारा मीन है और ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का डायग्राम है कि ये जो नॉर्मल कर्व होती है हमारे, वो नॉर्मल कर्व है। और यदि हम ये देखना चाहें इसी ग्राफ के ऊपर कि हमारा लोकेशन का एरर क्या है, लोकेशन एरर का मतलब क्या है कि मीन का शिफ्ट कर जाना। मीन का शिफ्ट कर गया तो ये डेटा इसके अंडर में आ जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल के अंदर में है, मतलब कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है उसके अंदर में ही है। यदि हम इसी चीज़ में प्रिसीशन एरर देखना चाहेंगे, प्रिसीशन एरर का मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो स्प्रेड एरर में चला गया है। लोकेशन एरर ये हो गया कि मीन से कितना डेविएट कर लिए, और स्प्रेड एरर में ये हो गया कि मीन से बाहर हमारा जो डेटा है वो मीन से बाहर है और पूरा डेटा फैल रहा है, मतलब कि अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बाहर डेटा जा रहा है, स्प्रेड एरर हो रहा है, तो वो हमारा स्प्रेड एरर हो गया और लोकेशन एरर हो गया। आप ग्राफ से भी समझ चुके हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं स्प्रेड एरर को, लोकेशन एरर को, और एक्यूरेसी को और हमारा प्रिसीशन को। आप समझ गए हैं। ठीक, हम देखते हैं कि हमारा एमएसए का प्री कंडीशन क्या है। कैलिब्रेटेड होना चाहिए, एडुकेट डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, मतलब कि मैंने आपको बताया कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होना चाहिए वो आपके डेटा के रेंज का 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो एडुकेट डिस्क्रिमिनेशन है और वो इंस्ट्रूमेंट रेडी है एमएसए करने के लिए। देन उसके बाद पर्सन जो है, जो अप्रेजर आपका होगा वो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो उसको इंस्ट्रूमेंट चलाना आना चाहिए, उसको डायमेंशन लेना आना चाहिए। देन उसके बाद है कॉमन कॉज वेरिएशन। आपके जो डेटा में है वो हमेशा कॉमन कॉज वेरिएशन होना चाहिए, कोई स्पेशल कॉज वेरिएशन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम उसी तरीके से समझते हैं। रिपीटेबिलिटी क्या है? अब रिपीटेबिलिटी मैं इस तरीके से समझा सकता हूँ कि रिपीटेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि डेटा को सेम पार्ट होना चाहिए, हमारा सेम इंस्ट्रूमेंट होगा, सेम अप्राइजर होगा
डायमेंशन हमारा एक होगा और पार्ट भी हमारा सेम होगा, उसको हम क्या करेंगे, बार बार एक ही पार्ट को, एक ही डायमेंशन को एक ही इंस्ट्रूमेंट से बार बार चेक करेंगे और उसका हम रिपीटिबिलिटी चेक करेंगे। उस तरीके से उसका रिपीटिबिलिटी चेक करेंगे कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, कितनी बार सेम डेटा दे रहा है और कितनी बार सेम डेटा नहीं दे रहा है। तो वो हम उस तरीके से उसकी रिपीटिबिलिटी चेक कर लेंगे। देन हम रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करते हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी में हम क्या करते हैं कि सेम पार्ट होगा, सेम डायमेंशन होगा, सेम इंस्ट्रूमेंट होगा, लेकिन जो हमारा अप्रेजल होगा वो 2 या 2 से अधिक होगा और वो डायमेंशन लेगा। तो इससे हमें क्या होगा कि एक डायमेंशन रिप्रोड्यूस बार बार कितनी बार प्रोड्यूस हो रहा है और कितनी बार प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस बीच का एरर जो निकलेगा वही हमारा रिप्रोड्यूसिबिलिटी होगा। इस तरीके से हम गेज आर निकालते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटिबिलिटी का आइडेंटिफाई कर करके। तो हम आपको ग्राफिकल मेथड से सिंपल एंड स्वीट 1 मिनट में हम आपको कैसे समझा सकते हैं कि यदि आपको कोई अभी कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई ग्राफ नहीं निकालनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है और सिर्फ ग्राफ के द्वारा यदि आपको गेज आर एन आर और यदि आपका मेजरमेंट सिस्टम एडिक्वेट है कि नहीं है ये पता करना हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपल से आपको क्या करना है, सैंपल साइज 10 या 10 से बड़ा लेना है। मतलब आपको क्या है कि जो सैंपल लेना है वो 10 से बड़ा होना चाहिए और या 10 होना चाहिए। और आपने 10 सैंपल ले लिए और सारे के सारे ओके पार्ट होने चाहिए, ओके डायमेंशन होने चाहिए। देन क्या है, उसके ऊपर हमें लोकेशन मार्किंग करनी है। लोकेशन मार्किंग करना है कि कौन सा डायमेंशन हमें चेक करनी है, तो उसको हमें आइडेंटिफाई कर देना है और वो इजीली विजिबल होना चाहिए ऑपरेटर को। देन हमें आइडेंटिफाई कर देना है 1 से लेकर के 10 पार्ट तक। ये ऑपरेटर को पता नहीं चलना चाहिए कि वो आइडेंटिफाइड है 1 से लेकर 10 पार्ट तक। आप किसी तरीके से कोडिंग के जरिए भी कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें ट्रायल करना है, 1, 2 और या 2 या 3 हम ट्रायल लेते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यूज डेटा कलेक्शन सीट। एक डेटा कलेक्शन सीट बनाना है अप्रेजल ए का, अप्रेजल बी का। एक डेटा कलेक्शन सीट बनाएंगे अप्रेजल ए एंड अप्रेजल बी और उसके बाद उस पर 1, 2, 3, 4, 5 सारे पार्ट का नंबर लिख देंगे और उसका डेटा लिख देंगे ट्रायल 1 और ट्रायल 2 और उसका डेटा कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से डेटा कलेक्ट करने के बाद जब हम सारे जो 2 अप्राइजर होंगे हमारे 10 डेटा को लेंगे, उनको लिख देंगे। दूसरा अप्राइजर बी जो है वो 10 डेटा को लेगा, उसको हम लिख देंगे। तो आपने एक्स बार आर बार चार्ट निकालना, एक्स डबल बार और आर चार्ट निकालना आप जानते होंगे, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो डेटा है, जो सैंपल्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो सैंपल्स हैं, सैंपल्स 1, 2, 3 ट्रायल किया हमने, 1, 2 ट्रायल किया, 1, 2 3 ट्रायल किया, 3 ट्रायल यदि मैंने सब डेटा का किया है, 2 अप्रेजर से किया है, अप्रेजर ए और अप्रेजर बी का, तो हम पहले अप्रेजर ए का निकाल लेते हैं। अप्रेजर ए का हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स बार इनका, 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 एक्स बार इनका और एक्स बार इनका। यदि इन सबको हम एवरेज कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमें, एक्स डबल बार। तो आप समझ गए एक्स डबल बार कैसे निकालना है। ठीक उसी तरीके से हमें आर बार भी निकाल लेना है। आर बार हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है 1 से लेकर 10 तक और जो तीनों ट्रायल किए हैं उन ट्रायल का हमें क्या करना है, रेंज निकाल देना है। मैक्सिमम क्या रेंज कैसे निकलेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो इसका रेंज निकालना है, R1 निकालना है, R2 निकालना है, इस तरीके से R10 निकाल देना है। और R1 से R10 डिवाइडेड बाई 10 क्या निकल जाएगा मेरा, आर बार निकल जाएगा। तो हमें क्या फाइंड हो गया है जी, हमें दोनों चीज़ फाइंड हो गया है ना। क्या फाइंड हो गया है, एक्स डबल बार और आर बार। तो आपको यदि एक्स डबल बार और आर बार फाउंड हो गया है तो कुछ फार्मूला है, कुछ फार्मूला के हिसाब से आप जैसे एसपीसी का फार्मूला था उस तरीके से हम कैसे निकालते थे, रेंज चार्ट। रेंज चार्ट निकालने क्या करते थे जी, तो सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट और मीन। तो मीन क्या हो गया हमारा, आर बार हो गया जी, और अपर लिमिट UCL क्या होगा जी हमारा, UCL जो होगा वो D4 प्लस आर बार हो जाएगा जी, D4 इंटू आर बार हो जाएगा जी। और LCL क्या हो जाएगा, D3 इंटू आर बार हो जाएगा जी। तो आपको D4
और D3 का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, आपको दिया होगा आपके डेटा में, आपके फॉर्मेट में या आपके इंस्ट्रक्शन में दिया होगा, जो डेटा हम लिख देते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें क्या करना है, एक्स डबल बार का ग्राफ निकाल देना है। एक्स डबल बार के ग्राफ में क्या करते हैं, यूसीएल होता है, एलसीएल होता है और मीन होता है। और मीन कौन सा है जी, एक्स डबल बार है। और एक्स यूसीएल क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। और एलसीएल क्या होगा जी, एलसीएल होगा एक्स डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार। अब यदि आपने आपका डेटा प्लॉट करने के बाद यदि ग्राफ में हाफ परसेंटेज से ज़्यादा यदि डेटा यूसीएल और एलसीएल के बाहर रहता है, तब तो आपका मेजरमेंट सिस्टम जो है वो कैपेबल है और वो डेटा ड्रिवन करने के लिए तैयार है।